सोचा है कि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए किसी साथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अकेले ही अपनी एक और कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो आज हम जीवन की इन्हीं अनोखी कॉपी मशीनों की दुनिया को समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? प्रकृति का वो कौन सा तरीका है जिससे कोई जीव अकेले ही अपनी वंशवृद्धि कर सकता है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया का एक नाम है अलैंगिक प्रजनन, और इसकी सबसे खास बात है एकल जनक। मतलब एक नया जीव बनाने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार नियम काम करता है। कोई जीव अपनी कॉपी कैसे बनाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है। जितना सरल शरीर उतना ही सरल तरीका। और जैसे जैसे शरीर की बनावट मुश्किल होती जाती है, प्रजनन के तरीके भी बदलते जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सीधे साधे तरीके से, जिसे कहते हैं विखंडन। ये तरीका उन जीवों के लिए है जिनका पूरा शरीर ही एक कोशिका, एक सिंगल सेल का बना होता है। मजे की बात यह है कि विखंडन भी दो तरह का होता है। एक है द्विखंडन, जैसा अमीबा में होता है, जहां एक सेल बस दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, काम खत्म। लेकिन दूसरी तरफ है बहुखंडन, जो मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम में होता है, जहां एक ही सेल एक साथ कई सारी नई कोशिकाओं में बंटकर मानो एक धमाका कर देता है। लेकिन जैसे ही जीव एक से ज्यादा कोशिकाओं वाले हो जाते हैं, मतलब बहुकोशिकीय, और उनके शरीर में टिश्यू और ऑर्गन्स बनने लगते हैं, तो सिर्फ सेल को दो हिस्सों में बांटने से काम नहीं चलता। ये तरीका पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो फिर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स जीव क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर प्रकृति और भी क्रिएटिव हो जाती है। ये जीव अपने ही शरीर के टुकड़ों या छोटे छोटे उभारों से नए जीव बनाना सीख लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है खंडन। स्पाइरोगायरा नाम का एक शैवाल होता है, जो जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और हर एक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। कितना सीधा और सरल है ना? और कुछ जीवों में तो मानो कोई सुपर पावर होती है। प्लेनेरिया नाम का ये जीव, अगर इसे कई टुकड़ों में काट भी दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है। इस जादुई क्षमता को पुनर्जनन या रीजेनरेशन कहते हैं। पर यहाँ एक जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या शरीर के कटे हुए हिस्से से दोबारा पूरा जीव बन जाना और प्रजनन करना, क्या ये एक ही चीज है? इसका जवाब है नहीं। देखिए, पुनर्जनन एक काबिलियत है, लेकिन ज्यादातर जीव अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई उन्हें आकर टुकड़ों में काट दे। ये उनकी मेन रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी नहीं होती। हाइड्रा जैसे जीव इन्हीं रीजेनरेटिव सेल्स का इस्तेमाल एक अलग और बड़े ही शानदार तरीके से करते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं। उनके शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये धीरे धीरे एक नन्हे हाइड्रा में बदलता है, और जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अपने पेरेंट के शरीर से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। चलिए अब जरा पौधों की दुनिया की बात करते हैं। पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक बहुत ही कॉमन और असरदार तरीका है, जिसे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें नया पौधा बीज से नहीं, बल्कि पुराने पौधे के ही किसी हिस्से से, जैसे जड़, तना या पत्ती से उग जाता है। यही वजह है कि खेती और बागवानी में इस तरीके का बहुत इस्तेमाल होता है। ये तो हमारे आसपास हर जगह होता है। आलू पर जो आंखें दिखती हैं, वो असल में कलिकाएं ही हैं जिनसे नया पौधा उगता है। ब्रायोफिलम नाम के पौधे की पत्तियों के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं, और गुलाब या अंगूर जैसी फसलें तो अक्सर तने से ही उगाई जाती हैं। तो इसका फायदा क्या है? पहला तो ये कि पौधे जल्दी फल और फूल देने लगते हैं। दूसरा, ये केला और कुछ तरह के संतरे जैसे उन पौधों को उगाने का एकमात्र तरीका है जो बीज नहीं बना सकते। और सबसे बड़ी बात, नया पौधा बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की जेनेटिक कॉपी होता है, जिससे उसकी सारी अच्छी क्वालिटीज बनी रहती हैं। अब हम अपने आखिरी और एक बहुत ही खास तरीके पर आते हैं। ये सिर्फ प्रजनन का ही नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में जिंदा रहने का भी एक जबरदस्त तरीका है। कभी ब्रेड पर लगी फफूंद देखिए? वो जो धागे जैसी चीजें होती हैं, वो प्रजनन नहीं करती। असली काम तो उन धागों के ऊपर लगी छोटी छोटी गेंदों जैसी संरचनाएं करती हैं।
ये प्रक्रिया बहुत ही स्मार्ट है। उन गेंदों को कहते हैं बीजाणुधनी और उनके अंदर होते हैं हजारों बीजाणु। इन बीजाणुओं पर एक मोटी मजबूत परत होती है जो उन्हें खराब हालात से बचाती है, और जैसे ही सही नमी वाली जगह मिलती है बीजाणुधनी फट जाती है और ये सारे बीजाणु हवा में फैलकर अपनी नई दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी एक मूल विचार पर वापस आ गए हैं। एक जीव प्रजनन कैसे करेगा, ये पूरी तरह से उसके शरीर की बनावट पर ही निर्भर करता है, चाहे वो एक साधारण सेल का बंटवारा हो या फिर मुश्किल बीजाणु बनाना। तो आज हमने देखा कि जीवन की एक कॉपी मशीनें कितने अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। एक कोशिका के सादे बंटवारे से लेकर शरीर के टुकड़ों से नया जीवन बनाने तक, नन्हे मुकुल उगाने से लेकर मुश्किल हालात से बचाने वाले बीजाणुओं तक। और जाते जाते एक सवाल, जब प्रजनन का लक्ष्य सिर्फ एक हूबहू कॉपी बनाना होता है तो इससे जीवन के विकास यानी एवोल्यूशन पर क्या असर पड़ता होगा, इस बारे में सोचिएगा जरूर। प्रोडक्शन सुनने में कितना सीधा साधा शब्द लगता है ना, पर असल में ये एक गहरा विरोधाभास है, एक पहेली। और इस पहेली का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि कैसे एक छोटी सी खामी या इम्परफेक्शन ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बहुत आसान लगता है पर जिसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान कर देगा। सवाल ये है कि आखिर कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता ही क्यों है? और ये सवाल दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, सांस लेना, खाना खाना, ये सब जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं। किसी एक अकेले जीव को जिंदा रहने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी लगती है। तो सोचने वाली बात है ना कि कोई जीव इतनी एनर्जी एक ऐसे काम में क्यों लगाएगा जो उसके खुद के सर्वाइवल के लिए जरूरी ही नहीं है? इसका जवाब किसी एक जीव में नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्पीशीज के फ्यूचर में छिपा है। रिप्रोडक्शन का असल मकसद किसी एक को जिंदा रखना नहीं बल्कि पूरी प्रजाति को, पूरी स्पीशी को आगे बढ़ाना है। ये पक्का करना है कि उनकी नस्ल आगे भी चलती रहे। असल में हम किसी स्पीशीज को जानते ही इसलिए हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करती है। जरा सोचिए, अगर किसी प्रजाति का दुनिया में बस एक ही मेंबर होता तो क्या हम उसे प्रजाति कहते भी? शायद नहीं। तो रिप्रोडक्शन का सबसे पहला, सबसे बेसिक काम है अपने जैसे ही दिखने वाले नए इंडिविजुअल्स बनाना। तो ठीक है, अपने जैसे दिखने वाले जीव बनाना, पर ये होता कैसे है? मतलब ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखें? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन, उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है। और अगर बॉडी डिजाइन सेम रखना है तो इसका मतलब है कि इन डिजाइन्स का जो ब्लूप्रिंट है वो भी सेम होना चाहिए। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो डीएनए की। तो ये डीएनए आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे आसान भाषा में समझे तो ये हर सेल के न्यूक्लियस में यानी केंद्र में मौजूद इन्फॉर्मेशन का एक खजाना है। सोचिए, ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा मौजूद होता है। ये प्रोसेस ना एक सीधी साधी कमांड चेन की तरह चलता है। देखिए, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, सेल इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और उस हिसाब से प्रोटीन्स बनाता है, और फिर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स मिलकर तय करते हैं कि बॉडी का डिजाइन कैसा होगा। मतलब इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन और प्रोटीन से बॉडी डिजाइन। सिंपल। ऑलराइट, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ब्लूप्रिंट क्या है, पर अब अगला सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन के दौरान इसकी एक परफेक्ट कॉपी बनती कैसे है? मतलब ये ब्लूप्रिंट अगली पीढ़ी तक पास ऑन कैसे होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन का जो सबसे फंडामेंटल लेवल पर प्रोसेस है वो है डीएनए की कॉपिंग। सेल्स कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के जरिए ये काम करते हैं। पर रुको, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। सिर्फ डीएनए की एक कॉपी बना देना काफ़ी नहीं होता। उस कॉपी को पढ़ने और इस्तेमाल करने के लिए भी तो पूरा सिस्टम चाहिए ना, मतलब एक पूरा सेलुलर एपरेटस। तो होता यह है कि डीएनए कॉपी होने के साथ साथ ये पूरा तामझाम भी बनता है और फिर सेल बीच में से डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बना लेता है। सुनने में तो ये सब बहुत परफेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड लगता है ना। एक सेल से 2 बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स बन गए। ग्रेट। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब हमें ये सवाल पूछना होगा कि क्या ये जो 2 कॉपीज बनी हैं वो वाकई एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल होती हैं? और इसका जवाब
वेल, इसका जवाब ही हमें इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाता है। वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता का महत्व। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है वेरिएशन का, यानी विभिन्नता का। और इसकी वजह, बिलीव इट और नॉट, बहुत सिंपल है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी लिखा है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन पूरी तरह से रिलायबल नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सेल डीएनए की कॉपी बना रहा होता है ना, तो छोटी मोटी गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है। इट्स बाउंड टू हैपन। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये है कि डीएनए की जो नई कॉपीज बनती हैं वो ओरिजिनल जैसी तो होती हैं, सिमिलर होती हैं, पर आइडेंटिकल नहीं, हूबहू नकल नहीं। उनमें हल्के फुल्के सटल डिफरेंसेस आ ही जाते हैं। अब सवाल ये कि इन छोटे मोटे बदलावों, इन वेरिएशंस का होता क्या है? देखो, कुछ वेरिएशंस तो इतने ड्रास्टिक हो सकते हैं कि नया सेल जिंदा ही नहीं बच पाता। लेकिन ज्यादातर वेरिएशंस बहुत सटल, बहुत मामूली होते हैं और सेल्स उनके साथ आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। और रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली यही छोटी छोटी गलतियां, यही वेरिएशंस ही एवोल्यूशन यानी विकास का आधार है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। अब समझते हैं कि डीएनए कॉपी करने में होने वाली ये छोटी छोटी गलतियां, ये मिस्टेक्स, असल में किसी स्पीशीज के फ्यूचर सर्वाइवल की गारंटी कैसे बन जाती है। रिप्रोडक्शन में ना हमेशा दो फोर्सेस काम करती हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। एक तरफ है कंसिस्टेंसी, यानी अपने जैसे ही जीव बनाने की काबिलियत। ये किसी स्पीशीज को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक नीश में स्टेबल रहने में मदद करती है। और दूसरी तरफ है वेरिएशन। ये तब काम आती है जब वो नीश, वो एनवायरनमेंट अचानक से बदल जाए। यही वेरिएशन उस स्पीशीज को बदलते हुए मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने का चांस देती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेट वाटर्स में, मतलब सामान्य तापमान वाले पानी में, बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन रहती है। अब इमेजिन कीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस पानी का तापमान अचानक। तो तापमान बढ़ने से पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी। ज्यादातर बैक्टीरिया, मान लो 99% नॉर्मल थे, जो उस पानी के तापमान के लिए परफेक्टली अडेप्टेड थे। लेकिन उसी पॉपुलेशन में शायद बस 1% ही कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी थे जो थोड़ी ज्यादा गर्मी झेल सकते थे। उस वक्त ये वेरिएंट्स बहुत रेयर थे, बहुत कम थे। और फिर पानी गर्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ। ज्यादातर नॉर्मल बैक्टीरिया मारे गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन वो मुट्ठी भर हीट रेजिस्टेंट वेरिएंट्स, वो न सिर्फ जिंदा बच गए, बल्कि अब तो उन्हें फलने फूलने का पूरा मौका मिल गया। और देखते ही देखते अब पॉपुलेशन में 95% वही वेरिएंट्स है जो पहले सिर्फ 1% थे। दिस इज द पावर ऑफ वेरिएशन। तो की टेकअवे क्या है? यही कि वेरिएशन ही वो इंजन है जो समय के साथ स्पीशीज के सर्वाइवल को ड्राइव करता है। वो इम्परफेक्शन, वो खामी जो पहली नजर में एक गलती लगती है, असल में जिंदा रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है कि वेरिएशन पूरी स्पीशीज के लिए तो फायदेमंद है, पर जरूरी नहीं कि वो उस एक अकेले इंडिविजुअल के लिए भी फायदेमंद हो। ऐसा क्यों है? सोचिएगा जरूर।